हेलो एंड वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर उपस्थित है एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स को लेकर, जो बिहार भर्ती स्पेशल सीरीज में दे रहे हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बीपीएससी की एईडीओ, एसटीईटी या फिर बीपीएससी टीआरई 4, इन सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये प्रश्न। अतः वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन है? तो जान लीजिए, आप जानते हैं कि भारत में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आया है कि इमरजेंसी लगाया गया है। तो इमरजेंसी के कितने प्रकार संविधान में है? तो इमरजेंसी के 3 प्रकार हैं संविधान में जो वर्णित है। एक है राष्ट्रीय आपात, जो पूरे नेशनल लेवल पे होता है, जैसे कि 1975 में जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय लगाया गया था। 1-2 बार और लगा था, जो युद्ध के समय लगा था। दूसरा होता है राज्य आपात, जब किसी राज्य में संवैधानिक संस्था फेल हो जाती है तो राज्यपाल के द्वारा राज्य आपात, राज्यपाल की सलाह पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिसे राज्य आपात के नाम से जाना जाता है। और तीसरा होता है वित्तीय आपात, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए तो वित्तीय आपात घोषणा की जाती है। तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 352 में की गई है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। 1975 में किया जा चुका है। दूसरा होता है राज्य आपात, और ये अनुच्छेद 356 में वर्णित है। अनुच्छेद 356 के अनुसार जब किसी राज्य में संवैधानिक संस्था फेल हो जाए या फिर किसी चुनाव में किसी दल को स्पष्ट या फिर गठबंधन के द्वारा बहुमत ना मिले तो राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमति लेकर राज्य आपात की घोषणा कर सकते हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वित्तीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। तो जान लीजिएगा, अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल लग सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राज्य आपात की घोषणा की जा सकती है और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में वर्णित है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन। भारत में योजना आयोग का गठन तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री होते थे वहीं योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। फिर योजना आयोग को ख़त्म करके जब 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग का गठन किया गया। और ये कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। तो याद रखिएगा, 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पे नीति आयोग का गठन हुआ और नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक कानून। तो दल बदल निरोधक कानून, कई बार ऐसा होता है कि कोई सदस्य किसी पार्टी से चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के पश्चात वो फिर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए एक दल बदल निरोधक कानून बना था और ये कब बना था? 15 फरवरी 1985 को। कब बना था? 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक कानून। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो जान लीजिएगा कि पहले वोट देने की आयु थी
कम से कम 21 वर्ष हो जाता था, वहीं वोट देता था। लेकिन बाद में 61वें संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ, इसके द्वारा वोट देने का आयु 18 साल कर दिया गया। तो जान लीजिएगा, 1989 के पहले 21 वर्ष जिनका उम्र होता था वहीं वोट डालते थे, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में वोट देने की आयु 18 साल कर दी गई, और इसे ही वयस्क मताधिकार भी कहते हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। वयस्क मताधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? वयस्क मताधिकार यानी आप 18 साल के हो जाते हैं तो वोट देने का अधिकार मिलता है, तो इसकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 326। जान लीजिएगा, अनुच्छेद 326 में ये वर्णित है कि कोई भी भारत के जो नागरिक हैं 18 साल का अगर हो जाता है तो मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में लोक सेवा आयोग के स्थापना की जो शुरुआत हुई थी वो 1929 में गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के द्वारा हुई थी। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया कब आया था? तो 1919 में। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है। तो प्रथम लोकपाल विधेयक जो था वो 1968 में प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया? आप जानते हैं 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है। और मैथिली भाषा को, इसके साथ डोरो, बोगरी और संथाली भी था, लेकिन यहाँ प्रश्न मैथिली, तो मैथिली भाषा को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को कब घोषित किया गया? तो दिल्ली को भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली को भारत का राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया वो बात अलग है, लेकिन उसी से संबंधित ये बात है, राजधानी क्षेत्र कब घोषित कर दिया गया? तो 1992 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1992 में 69वां संविधान का जो संशोधन हुआ वो दिल्ली जो भारत की राजधानी, उसको राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, वो राजधानी क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है उसे। अगला प्रश्न है, संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। तो आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1951 में लागू होने के 1 साल बाद संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान, मिनी लघु संविधान मतलब संविधान का वह छोटा रूप, ये कहा जाता है? तो भारत का जो संविधान का स्वरूप था वो काफ़ी हद तक उस स्वरूप को बदल दिया गया, और ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को संविधान में कब जोड़ा गया? तो आप जान लीजिएगा, शिक्षा के अधिकार कानून 2003 में बना और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार लागू हो गया। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए यहाँ पे था कि कब जोड़ा गया, तो 2003 में, और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये किस में आता है? तो अनुच्छेद 21A, किसमें? आर्टिकल 21A में आता है। अगला प्रश्न है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है?
तो जितने भी केंद्रीय स्तर की समितियां हैं अधिकांशतः में राज्यसभा और लोकसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन ऐसी भी समिति होती है एक जिससे प्राक्कलन समिति कहा जाता है, और इसमें इस प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य शामिल होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एनसीईआरटी का और कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट और बीपीएससी में कई बार ये पूछा जा चुका है। अभिलेख न्यायालय, तो अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये अनुच्छेद 119 में वर्णित है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय का कार्य करेगा। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 124। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति दी गई है? देखिए संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी संवेदनशील मुद्दे पर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है, और यह अनुच्छेद 143 में वर्णित है। 143 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। अगला प्रश्न है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? देखिए संविधान में बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिसका समय समय पर अलग अलग अर्थ निकाला जाता है, तो उस अर्थ को अंतिम रूप से व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो ये सुप्रीम कोर्ट को है। उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो आप जानते हैं 216 में है, हाई कोर्ट के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 216 कहता है कि हाई कोर्ट भी रहेगा, कुछ क्षेत्रीयों जैसे जहाँ पे राज्य हैं, जो पूर्णतः राज्य हैं, उसके लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की बात कही गई है। कहीं कहीं एक हाई कोर्ट के अंदर 3-4 राज्य भी आते हैं, जैसे गुवाहाटी, इलाहाबाद, इन हाई कोर्ट में बहुत सारे अन्य राज्य आते हैं, लेकिन अनुच्छेद 216 कहता है कि एक हाई कोर्ट भी होगा जो राज्यों के अंदरूनी मामले को देखेगा। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। देख लीजिए, आप जानते हैं कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, 2 स्तर की सरकारें कार्यरत होती हैं, द्विस्तरीय हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों हैं। तो कई बार विवाद न हो जाए इसके लिए शक्तियों का विभाजन किया गया है, किन किन क्षेत्रों में राज्य कानून बना सकता है और किन किन क्षेत्रों में केंद्र सरकार, और किन किन क्षेत्रों में दोनों मिलकर संविधान के अनुसार एक दायरे में रहकर कानून बना सकता है। तो जिस क्षेत्र में राज्य को कानून बनाने का अधिकार है उसे राज्य सूची में डाला गया है, जिस क्षेत्र में केंद्र को अधिकार है कानून बनाने का उसे संघ सूची में डाला गया है, और जिस क्षेत्र में राज्य और संघ दोनों को मिलकर कानून बनाने का अधिकार है उसे समवर्ती सूची में डाला गया है। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? राष्ट्रपति को इमरजेंसी में सारा पावर प्राप्त हो जाता है और बाकी सभी जितने नेता विधायक मंत्री सांसद होते हैं सबका पावर समाप्त हो जाता है। आम नागरिक की बहुत सारी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती हैं। तो हृदयनाथ कुंजरू थे, काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में हमेशा से पूछे जा रहे हैं। तो हृदयनाथ कुंजरू इन्होंने ही कहा था कि राष्ट्रपति को जो आपातकाल में पावर मिलता है
वो संविधान के साथ धोखा है, क्योंकि संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाता है इमरजेंसी में। अगला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 11 होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं।